कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले, प्रीवियस लेक्चर में। जी ऑडिट असेंबली फाइल, ये क्या चीज है? लास्ट लेक्चर में नहीं थे आप? असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल का मतलब ये है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ दिन दिए जाते हैं ऑडिटर को, फॉर एग्जांपल 60 डेज। किस पर्पस के लिए? ताकि वो अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को एक दफा देख ले, उनको सीधा पदरा करने की जरूरत है तो कर ले। यानी कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चीजें, जैसे किसी सफ़े पे सॉर्टिंग क्रॉस रेफरेंसिंग रह गई, पेज नंबर लिखना रह गया, साइन करना रह गया, इस तरह की चीजें वो कंप्लीट कर ले। इसे कहते हैं फाइल असेंबली पीरियड। ठीक है जी। फाइल असेंबली पीरियड में याद रखिएगा कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता, नए कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होते। जी और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सलीम लिमिटेड वाज साइंड ऑन 30th April 2016। After issuance of audit report, the auditor was informed that a major debtor has become bankrupt। मुझे बताइए ये रेंट के बाद डेटर का बैंकरप्ट हो जाना, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? एडजस्टिंग इवेंट है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट है क्या? क्या इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा अब देखिए, उसने क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है कि नहीं। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई हो तो उस सूरत में याद रखें आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इवेंट होते हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होते, वो अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड हमें देता है वो है बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। तो अगर तो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई, ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दी, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू अभी नहीं हुई, तो फिर ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट है, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए। ये हमारी एक्सेप्शनल सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी हैं तो फिर ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं आएगा, उस सूरत में एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं बनेगी। तो बताइए हम क्या एज्यूम करें? क्या हम ये एज्यूम करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, या ये एज्यूम करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई? नहीं हुई। उसके या तो दोनों अज्यूम कर लें, या बेहतर यह है कि अगर एक अजम्पशन लेनी है तो ये अजम्पशन लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई। उस सूरत में ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन हमारी आ जाएगी। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? स्पेसिफाई द मैटर्स दैट ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट इन द अबव सिचुएशन। लफ्ज डॉक्यूमेंट जो है इसको अंडरलाइन कीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट से हमें पता चला कि ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो बताइए कौन से मैटर्स डॉक्यूमेंट करने हैं? याद है आपको? तो 4 मैटर्स होते हैं। प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, फिर इसके बाद सर्कमस्टेंसेस, रीजन कि क्यों आपने चेंज किया, फिर किसने चेंज किया और कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया। क्लियर हो गया मेरे भाई? जी और कोई क्वेश्चन? नहीं मेरे भाई, आपने शायद IAS 10 नहीं पढ़ा हुआ है ना। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, चैप्टर 4 में इस कंसेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है तो मैं उस वक्त डिस्कस कर दूंगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? शाबाश। वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस जो हैं वो जिसमें न्यू प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होते, वो कौन सी चेंजेस होती हैं मेरे भैया? कौन सी चेंजेस होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस? भाई नीचे शर्मिंदा होके नीचे क्यों देखना शुरू कर देते हैं? पढ़ के नहीं आए? पढ़ के क्यों नहीं आए मेरे भाई? जी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज? एग्जाम्पल्स दीजिए, कौन सी चेंजेस होती हैं? सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस, ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। ये मेरे भाई नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं।
एग्जैक्ट, ये मेरे भाई एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कौन सी होती है और कौन सी एग्जैक्ट बताऊं। जी और की क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम 6 में से है जी, पूछिए। जी नहीं, मैंने आपको शायद उस लेक्चर में आपने नोट किया होगा, ये कहा था कि असर्शंस का एक कंसेप्ट है समझने वाली डेफिनेशन, एक है एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन। जो एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश ना करे, वो हमने रटा लगानी है। वो जो समझने वाली डेफिनेशन मैंने आपको लैदा से बताई थी वो क्या थी भला? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल ऑडिटिंग एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो है असर्शन। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी सब क्लियर है। चैप्टर 3 ओके हो गया। चलिए, और कल आपका टेस्ट है, याद है आपको चैप्टर 3 का? चैप्टर 4 स्टार्ट करने जी। जी आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने ये स्टडी किया था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपसे ये कहा था कि हम अगले जो हमारे चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स, उनमें इन्हीं 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 में हमने 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया पढ़ा चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हम एविडेंस के बारे में स्टडी किया, और चैप्टर 4 में हम स्टडी करने जा रहे हैं अब ऑडिट रिपोर्ट, 5th और लास्ट एलिमेंट रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और ये एलिमेंट जब आप डिटेल में समझ लेंगे, इसके बाद चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 जब कंप्लीट हो जाए तो एक तरह से आपने पूरी ऑडिट का ओवरव्यू ले लिया। अगर आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जो ऑडिट है वो इजी लगा तो रिमेनिंग ऑडिट भी आपके लिए इजी होगा। अगर ये 4 चैप्टर्स आपको मॉडरेट लेवल के लगे तो रिमेनिंग ऑडिट भी मॉडरेट होगा, और अगर ये 4 चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगे तो रिमेनिंग ऑडिट भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इन 4 चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ समझे। इनमें एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ ना आई हो, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर्स के नॉलेज की बेस पे हमने आगे अपने एडवांस कंसेप्ट जो इनको कवर करना है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट। देखें, ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है ये हजारों सफ़े होते हैं इसमें, लेकिन ये जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे ऑडिटर के अपने पास रह जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है इसके पास सिर्फ एक चीज जाती है, एक डॉक्यूमेंट जाती है, वो है ऑडिट रिपोर्ट। आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सी एग्जांपल पढ़ी, करंट फाइल की भी एग्जांपल्स पढ़ी, परमानेंट फाइल की भी एग्जांपल्स पढ़ी। उन सारी एग्जांपल्स में से जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट है। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसके लिए बाकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है। अब चूंकि बाकी की डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस हमारे पास अपने पास रह जाएगा फॉर्म में, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड के पास जाएगी। इसीलिए ये ऑडिट रिपोर्ट हम अपने ऑडिट में सबसे अहम और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पूरे सेशन में आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसमें कमी बेशी हो जाए, गलती हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आई कैप का पेपर आप जाके दे रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें छोटी सी गलती भी उसका इफेक्ट आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है, हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेस के ऊपर आई कैप हमें वैल्यूएट करेगा कि हमने क्या किया है। उसी तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड के पास हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में एक एक चीज जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो सही हो। अगर इसमें एक जगह पे भी गलती हो गई तो फिर इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है इसका जानना सही तरीके से कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने क्या जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि एक ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसमें कितने एलिमेंट्स, कितने सेक्शन, कितनी चीजें होती हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे समझे जैसे जब हम छोटे होते थे क्लास में, 5th 6th क्लास में, तो आपको याद होगा वो उर्दू में, इंग्लिश में हम कोई लेटर लिखा करते थे, एप्लीकेशन लिखा करते थे टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, और आगे उसके आगे पर्पस लिखते थे, फिर उसके बाद आगे जनाब आली मोहदबाना गुजारिश है कि जो भी मसला मसाइल है
उसके बाद नीचे बताते हैं हमें छुट्टी दी जाए। तो उसके भी आपको कुछ सेक्शन बताए जाते थे कि आपने पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डेट, उसके बाद ना, जो भी चीजें हैं सारी एग्जैक्टली उसी तरह आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट समझाया जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट बेसिक कंसेप्ट तो हमें पता है कि ये ऑडिटर की तरफ से शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाती है, लेकिन एग्जैक्टली इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन पैराग्राफ शामिल किए जाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं या हो सकते हैं वो सारे के सारे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने सेक्शन होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, सेक्शन कह लें, एलिमेंट्स कह लें, पैराग्राफ कह लें, और हर एक सेक्शन में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एलिमेंट जो होता है वो है टाइटल। और टाइटल क्या होगा, टाइटल पे क्या लिखा होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें देखिए ऑडिट रिपोर्ट का स्टार्ट ही पहला लफ्ज हमारा इंडिपेंडेंट है। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इंडिपेंडेंट होना ऑडिटर के लिए कितना जरूरी है। और फिर उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये टाइटल क्यों जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये लिखते हैं, वो कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनुअल रिपोर्ट की शक्ल में शेयर होल्डर को भिजवाई जाती है। और एनुअल रिपोर्ट में और भी बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लिखने, टाइटल देने का फायदा ये होता है कि यूजर डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ बाकी सारी की सारी रिपोर्ट तो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स की तरफ से है, ये वाहिद रिपोर्ट है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरफ से, ये मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से है, ऑडिटर की तरफ से। और कौन से वाले ऑडिटर की तरफ से, इंटरनल ऑडिटर की तरफ से नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरफ से, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर की तरफ से। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है हमारी रिपोर्ट का, टाइटल, जिसमें लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर इसके बाद एड्रेसी, एड्रेस एक लफ्ज है, एड्रेस एक है, एड्रेसी, दोनों में फर्क है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब क्या है, एड्रेसी का मतलब है वो पार्टी जिसके लिए हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पार्टी जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर। हम ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मली किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, शेयर, और पाकिस्तान में शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं, मेंबर्स। तो याद रखें अगर तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो फिर हमारी रिपोर्ट का एड्रेसी हमेशा कौन होगा, मेंबर्स। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, बैंक ने कहा नहीं पहले ऑडिट करवा के लाएं, तो उस सूरत में याद रखें हो सकता है एड्रेसी मेंबर्स ना हो बल्कि एड्रेसी कोई और एप्रोप्रिएट पार्टी हो। फॉर एग्जांपल इस सूरत में हो सकता है हम रिपोर्ट में एड्रेसी डायरेक्टर्स को लिख दें, या हो सकता है कि हम बैंक को लिख दें कि ये हमारा एड्रेसी है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में एड्रेसी हमेशा कौन हुआ करेगा, मेंबर्स। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में एड्रेसी हमेशा डिपेंड करता है कि कौन सी एप्रोप्रिएट पार्टी है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में एप्रोप्रिएट पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में एड्रेसी हमेशा बैंक हुआ करेंगे। अच्छा, अगर हमारे सिलेबस में ज़हन में रखिएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट शामिल नहीं है। हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट शामिल है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट शामिल नहीं। इसलिए मुझे बताइए अगर एग्जाम में उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिया, उस पर लिखा हुआ ऑडिट रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स, आप क्या एज्यूम करेंगे, दो ऑप्शन। पहली ऑप्शन आप एज्यूम करेंगे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसीलिए डायरेक्टर्स को एड्रेस किया गया है। दूसरी ऑप्शन आप कहेंगे नहीं हमारे सिलेबस में तो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट है, तो इसलिए यहां पे मेंबर्स आना चाहिए था, उसने गलती से डायरेक्टर लिख दिया है। बताइए क्या एज्यूम करेंगे कि मेंबर आना चाहिए था, गलती से डायरेक्टर्स लिख दिया। आपको पता है रिपोर्ट का फॉर्मेट देता है और नीचे हमें बताता है कि इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं एरर आइडेंटिफाई करो और एड्रेसी में डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है या उसने गलती की है, उसने गलती की है। तो एड्रेसी क्लियर हो गया क्या है। इसके बाद ओपिनियन, ओपिनियन में ऑडिटर ये बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है कि नहीं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू।
ओपिनियन याद रखे हमारी पूरी रिपोर्ट में सबसे अहम सेक्शन है, ठीक है। जिस तरह हमारा आईकैब रिजल्ट कार्ड जब भेजता है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें एड्रेस भी होता है, एड्रेसी भी होता है, डेट भी होती है, सिग्नेचर भी होते हैं, नेम भी होता है, लेकिन सबसे अहम क्या होता है? हमारा रिजल्ट पास है कि फेल। उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट में बहुत से सेक्शंस हैं। ऑडिट रिपोर्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे ऑडिट में, और इस मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं करती। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये कहते हैं कि हम रिपोर्ट में सेक्शन जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं किस तरतीब से आने चाहिए। तो वो एक जनरल कंसेप्ट हमें बताते हैं, कहते हैं जो पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले आने चाहिए, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में आने चाहिए। तो ऑडिट रिपोर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है? ओपिनियन। इसीलिए उसने वो टाइटल एड्रेसी के बाद सबसे पहले पैराग्राफ कौन सा ऐड किया? ओपिनियन। ठीक है, ये तो एक आधी लाइन या कुछ वर्ड्स होते हैं टाइटल या एड्रेसी। पहला पैराग्राफ होता है ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर, ओपिनियन पैराग्राफ होता है। अच्छा, इसमें नोट कीजिए, इसमें वो डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बल्कि पहले बता रहा है, कह रहा है ये मीनिंगलेस है अगर हम ये लिख दें फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वो शेयर होल्डर जूते मारेंगे हमें। वो कहेगा भाई ये तो बताओ कौन सी कंपनी है, कौन सा साल है जिसका ऑडिट किया है, किन चीजों का ऑडिट किया है, ये सारी चीजें बताएं। इसीलिए ओपिनियन में पहले हम ये बताते हैं कि भाई हमने ऑडिट किया है, फिर बताते हैं किस कंपनी का किया है, किस पीरियड का किया है, ईयर एंड क्या है, और फिर उसके बाद कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें शामिल हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें शामिल हैं, ये सारी चीजें बतानी है हमने। ओपिनियन सेक्शन में सबसे पहले क्या बताना है? हमने क्या किया? ऑडिट किया है, रिव्यू नहीं किया भाई। किस कंपनी का किया है? एबीसी एंड कंपनी का। किस साल का किया है? फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018। और किन चीजों का किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सिर्फ ये नहीं कहते वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है जिनको हमने वेरीफाई किया है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल में जो शामिल होते हैं उनको मेंशन करना जरूरी है। तो क्लियर हुए ओपिनियन सेक्शन? मुझे बताइए, अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट उसने दिया, उसमें ओपिनियन सेक्शन में उसने 5 के बजाय 4 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता दिए, तो एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 5वां मिसिंग है। 5 होने चाहिए ना। तो ओपिनियन सेक्शन में पहले बता रहा है हमने क्या किया, ऑडिट किया, रिव्यू नहीं किया। अगर रिव्यू रिपोर्ट होती तो शायद यहां पे लिखा होता वी हैव रिव्यूड। यहां क्या कह रहा है? वी हैव ऑडिटेड। किस कंपनी का ऑडिट किया, किस साल का ऑडिट किया, पीरियड एंड किया, और किस चीज का किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक एक करके नाम बताया। फिर इसके बाद बताता है सबसे अहम चीज क्या, कि वेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक प्रिपेयर की गई है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओपिनियन सेक्शन में बताइए क्या वो सिर्फ ओपिनियन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या उसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है? अलावा भी इंफॉर्मेशन दे रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये समझ आई बात आइडेंटिफिकेशन वाली? आगे चलें। ओपिनियन मुझे ये बताइए, ओपिनियन में जब वो ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन कितनी तरह का हो सकता है? या तो ऑडिटर ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, उस ओपिनियन को क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड। या ऑडिटर ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, उस ओपिनियन को क्या कहते हैं? मॉडिफाइड। ये अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड में फर्क पता ना आपको? ठीक है। अच्छा, जो मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, जिसमें अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके आपको जा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग में बात करने लगा हूं। जब ऑडिटर ये कहता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ 2 रीजंस की वजह से हो सकती है। यानी जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, ऑडिटर का ओपिनियन या तो अनमोडिफाइड होता है या मॉडिफाइड होता है। जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है तो वो 2 में से कोई एक रीजन होती है, या तो मिस स्टेटमेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी, या ऑडिटर को एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा।
एविडेंस अवेलेबल, ऑडिटर को एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सका। जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, किन दो सिचुएशन की वजह से दे सकता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होगी या ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं। आपको याद है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में हमने पढ़ा था कि जब सफिशिएंट के फैक्टर्स पढ़ लिए, एप्रोप्रिएट के फैक्टर्स पढ़ लिए, एंड पे नीचे एक छोटा सा कंसेप्ट था 2-3 लाइनों का कि अगर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके तो क्या करेगा, ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा, जाके पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आपके ज़हन में आ रहा तो, लिखा हुआ। तो इसीलिए दूसरा इशू क्या, एविडेंस नॉट अवेलेबल। ये जो एविडेंस नॉट अवेलेबल है इसका एक दूसरा नाम भी है, शॉर्ट फॉर्म क्या, स्कोप लिमिटेशन या लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है, ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। तो मुझे बताइए, ऑडिटर जो रिपोर्ट में ओपिनियन देता है उसके कितनी टाइप्स हैं, 2, अनमोडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन किस चीज की वजह से आता है, रीजन क्या होती है, या तो मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है, ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। एग्जांपल्स आपके साथ कुछ शेयर करता हूं, आपने बताना है कि क्या इसमें कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो ये भी बताना है क्या चीज है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। 6 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल, ऑडिटर को इजाजत नहीं दी गई कि वो ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करे, स्कोप लिमिटेशन। ऑडिटर ने ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की वेरिफिकेशन की, उसे कुछ ऐसी आइटम नजर आई जो कि टूटी फूटी आइटम थी, ऑब्सोलीट आइटम्स थी, क्लाइंट ने उनको कॉस्ट पे ही शो करवाया हुआ है, मिस स्टेटमेंट। फर्क समझ आया मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन में। अगर ऑडिटर एविडेंस ही ना ले सके, स्कोप लिमिटेशन। अच्छा एविडेंस ले लिया लेकिन पता चला कि कोई मिस स्टेटमेंट है, गलती है, तो वो मिस स्टेटमेंट। दूसरी एग्जांपल, ऑडिटर ने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने के लिए क्लाइंट से परमिशन ली, क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी, स्कोप लिमिटेशन। अच्छा क्लाइंट ने परमिशन दे दी, कंफर्मेशन लेटर हमने सेंड किया, ऑब्टेन कर लिया, पता चला है कि डेटर बैंकरप्ट हो गया है, क्लाइंट ने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट। देखें, पर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करने देना स्कोप लिमिटेशन है, डेटर की प्रोविजन रिकॉर्ड ना करना मिस स्टेटमेंट है। फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की गई, कुछ फिक्स एसेट्स पे, मिस स्टेटमेंट। अच्छा फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करते हुए कुछ नए फिक्स एसेट्स खरीदे थे, हमने क्लाइंट से कहा जरा इसकी परचेज इनवॉइसेस तो दिखा दें ताकि पता चल जाए जितने का एसेट खरीदा है कैपिटलाइज भी उतना ही किया कि नहीं किया। क्लाइंट ने कहा सर वो इनवॉइसेस तो वो जल गई या गुम हो गई, ये स्कोप लिमिटेशन। तो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में फर्क समझ आया। स्कोप लिमिटेशन में हम कोई काम ही नहीं कर पाते, एविडेंस ही नहीं ले पाते, और मिस स्टेटमेंट में हम एविडेंस ले तो लेते हैं लेकिन साबित क्या होता है कि मिस स्टेटमेंट है, गड़बड़ है। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में 2 तरह के ओपिनियन देता है, एक अनमोडिफाइड और एक मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ओपिनियन की 2 रीजंस होती हैं, 2 में से कोई एक, या तो मिस स्टेटमेंट होगी, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होती ओपिनियन मॉडिफाई करना। जी ओपिनियन सेक्शन क्लियर हो गया। खास तौर पर यह बात कि ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। आगे चलते हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि ओपिनियन हम किस बेस पे दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या लिखना चाहिए कि हम ओपिनियन दे रहे हैं इस बेस पे कि क्लाइंट ने हमें एक नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दिया था। बेसिस ऑफ ओपिनियन ये होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल बेसिस ऑफ ओपिनियन ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि बेसिस ऑफ ओपिनियन, आपने ओपिनियन किस बेस, हम कहेंगे भाई हमने हक हलाल वाला ओपिनियन दिया है, जो किस पे बेस कर रहा है, वो बेस कर रहा है आईएसएस पे। हमने आईएसए की रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ऑडिट किया है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, और हमने सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन किया है। इसकी बेस पे हम ओपिनियन दे रहे हैं, हवाई ओपिनियन नहीं दे रहे। हमारे पास बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या होती हैं, ये कि हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ऑडिट किया है,
और इन दोनों के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए एविडेंस ऑब्टेन किया है, यह है हमारे पास बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में पहले तो यह बता देंगे ना हम, फिर इसके बाद अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है, अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है तो उसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन में। फर्ज कीजिए अगर मिस स्टेटमेंट है, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड। अच्छा, दो वर्डिंग आपके सामने रख रहा हूं, आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी वाली वर्डिंग अप्रोप्रिएट होगी मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में। पहली वर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरी वर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये वर्डिंग। अच्छा, ओपिनियन में नोट कीजिए, यूजर्स को ये तो पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन किस वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही? भाई मसला क्या हुआ? इन्वेंट्री में हुआ, डेटर में हुआ, फिक्स एसेट में हुआ, सेल्स में हुआ, क्रेडिटर्स में हुआ, ये ओपिनियन से पता नहीं चल रहा। तो क्या यूजर को यह बताना जरूरी होता है कि मसला किस वजह? बिल्कुल बताना। तो कहां बताएंगे? बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अगर हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड है तो हमने मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसकी वजह से भी ओपिनियन मॉडिफाइड है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। कहां एक्सप्लेन करना है? बेसिस फॉर ओपिनियन। तो ओपिनियन के फौरन बाद कौन से वाला पैराग्राफ आता है? बेसिस फॉर ओपिनियन। और बेसिस फॉर ओपिनियन में हम क्या बताते हैं कि हमने ऑडिट किया आईएसएस के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, इनके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन किया। और अगर हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड हो तो वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड है उसको हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में मेंशन करते हैं यूजर को बताने के लिए। क्योंकि ओपिनियन सेक्शन में याद रखे यूजर को सिर्फ यही पता चलेगा कि गड़बड़ है, वो गड़बड़ है क्या उसकी डिटेल कहां मिलेगी? बेसिस फॉर ओपिनियन में। यहां तक क्लियर है? 4 एलिमेंट पढ़ा दिए मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट के। कौन कौन से? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। क्या कह रहा है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न क्या होते हैं? ये गोइंग कंसर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में ना पता हो क्या होती है कोई स्टूडेंट? एक स्टूडेंट है, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि क्या हमारा क्लाइंट, हमारी कंपनी अगले 1 साल तक चल सकेगी कि नहीं। फॉरसीएबल फ्यूचर जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं 12 मंथ्स। अगर तो कंपनी 1 साल या उससे ज्यादा चल सके, मतलब हालात ऐसे हैं कि कंपनी चलेगी, तो हम इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। और अगर हालात ऐसे हो कि कंपनी 12 महीनों के कंफर्म है 12 महीनों के अंदर अंदर बंद हो जाएगी, तो फिर इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? 12 महीनों से ज्यादा कंपनी का चलना। अगर हमारा क्लाइंट, हमारी कंपनी 12 महीने, हालात ऐसे हैं कि तकरीबन कंफर्म है कि वो 12 महीनों से ज्यादा चलेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। और अगर तकरीबन कंफर्म है कि 12 महीनों के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। और अगर हालात दरमियान में हो 50-50, तो इसे कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। भाई अब समझ आया क्या गोइंग कंसर्न की 3 सिचुएशन? नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से सीखते हैं। हम घर जा रहे थे, रास्ते में देखा आदमी सामने से चलता आ रहा है, एकदम गिर गया सड़क पे। हम उसे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, चेकअप वगैरह करने के बाद 3 में से कोई एक बात हमें बताएगा। पहली पॉसिबिलिटी वो हो सकता है ये कहे, पहली पॉसिबिलिटी कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक भला चंगा लगता है, इसने कोई सुबह का नाश्ता नहीं किया इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए, इसको खिलाए पिलाए कुछ और इसको घर भेज दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन वो कहेगा सर जी आपने बड़ी देर कर दी, इसे लाते लाते ये तो ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज पे है,
इसके पास बस 2-4 दिन बाकी हैं, इसको घर ले जाए, अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात कर ले, रिश्तेदारों से ले जाए इसको। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। तीसरी सिचुएशन क्या कह सकता है, कहता है भाई इसकी हालत जो है वो मसला है, बीमारी है, इसको फौरी तौर पे एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पूछा अच्छा डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी बच गया तो अल्लाह का हुक्म। हमने कहा ठीक है। अब देखिए डॉक्टर क्या कह रहा है, उसने कहा फौरी इसको एडमिट करना पड़ेगा, और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जाए इसके घर इतला कर दे, घर वालों को कोई 1-2 बंदे, ताकि अगर इसको किसी किस्म की जरूरत है मेडिसिन वगैरह की, कोई खून देने की जरूरत है, तो भागदौड़ करके इसके इंतजाम कर सके, जाए इसके घर वालों को इतला दीजिए। अब ये देखें, ये जो तीसरी वाली सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये कौन सी वाली, ये 50-50 है। इसमें पेशेंट बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे ऑडिट क्लाइंट में हर साल जब हम इवैल्यूएट करते हैं उसको, 3 में से कोई एक सिचुएशन होगी, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होगी, यानी उसने चलना आगे कोई टेंशन की बात नहीं है, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट होगी, इसका मतलब क्या है कि वो डूबने लगी अनकरीब, या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी गोइंग कंसर्न के वाले से। ये मटीरियल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, 50-50 की सिचुएशन। अब आप नोट कीजिए हमारी वाली एग्जांपल में, जब हमारा पेशेंट ठीक था, डॉक्टर ने इस वक्त नहीं कहा घर वालों को बुलाओ। जब हमारा पेशेंट मरने वाला था, डॉक्टर ने उस वक्त भी नहीं कहा घर वालों को बुलाओ, कहा इसको ले जाओ घर। घर वालों का कब बुलाया, 50-50 की सिचुएशन में, उसी वक्त जरूरत थी ना। तो मुझे बताइए अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, क्या उस वक्त हमें अपने यूजर्स को बताना चाहिए? नहीं, ये पैरा नहीं आता उस वक्त। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, फिर भी ये पैरा नहीं आता। ये पैरा कब आता है, जब अनसर्टेनिटी हो। नोट कीजिए मटीरियल अनसर्टेनिटी का वर्ड, जब अनसर्टेनिटी हो, 50-50 हो, जब दरमियान वाली सिचुएशन हो ना, फिर ये पैराग्राफ आएगा, वरना ये पैरा नहीं आएगा। और हमें कैसे पता चलेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं? 2-3 एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। अगर कंपनी पिछले कई सालों से लॉसेज में चल रही है, या की फाइनेंशियल रेशियो जो है वो एडवर्स आ गई हैं, जैसे करंट रेशियो वगैरह वो एडवर्स है, वो डिक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं। यहां तक बात समझ आती है? कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं। 5th एलिमेंट हमारा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। याद रखें रिपोर्ट के अंदर कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो हर केस में लाजमी आते हैं, और कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो कंडीशनल हैं। कंडीशनल का मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। अगर रेलिवेंट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो वो पैराग्राफ आएंगे रिपोर्ट में, और अगर रेलिवेंट कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही वो रिपोर्ट में पैराग्राफ नहीं आएंगे। ये मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, बताइए क्या ये हर केस में हर रिपोर्ट में आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? सिर्फ ये जब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी। ये कुछ समझ आ गया? इसके बारे में डिटेल में भी हमने फर्दर पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया ये मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होता क्या है। और कुछ स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि शायद जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तब ये आना चाहिए सेक्शन। गलत कंसेप्ट है। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, याद रखिए अनसर्टेनिटी उस वक्त नहीं है, कंफर्म हो गया बंदा मरने वाला है भाई, वो तो कंफर्म हो गया कंपनी डूबने वाली है, अनसर्टेनिटी थोड़ी रही है। अनसर्टेनिटी कब होगी? 50-50 वाली सिचुएशन। आगे चलें। 5th के बाद 6th एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फसिस ऑफ मैटर, और इसके साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अदर मैटर पैराग्राफ, ये भी साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। देखिए मुझे बताइए ओपिनियन कब मॉडिफाइड ऑडिटर करता है? मिसस्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो। मिसस्टेटमेंट, स्कोप लिमिट। तीसरी कोई सिचुएशन तो नहीं है जिसमें भी मॉडिफाई होता हो? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 है, मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। अच्छा बताइए क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऑडिटर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो ना तो मिसस्टेटमेंट है और ना ही स्कोप लिमिटेशन? ना मिसस्टेटमेंट ना ही स्कोप लिमिटेशन, लेकिन फिर भी यूजर को बता देना जरूरी है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? ना मिसस्टेटमेंट है ना ही
स्कोप लिमिटेशन, लेकिन यूजर को फिर भी बता देना बेहतर है। क्या ऑडिटर को ऐसी कोई चीज यूजर को बता देना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड ने उसे पावर दी है? मतलब बिल्कुल दी है। अगर ऑडिटर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो ना तो मिसस्टेटमेंट है ना ही स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन यूजर को बता देना फिर भी बेहतर है, तो ऑडिटर वो यूजर को कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे? दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के जरिए, दूसरी ऑप्शन अदर मैटर पैराग्राफ के जरिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जो ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन, क्या ऑडिटर यूजर को कम्युनिकेट कर सकता है? कैसे कर सकता है? या तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके या अदर मैटर पैराग्राफ। अब क्वेश्चन यह है कि एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब दिया जाएगा, अदर मैटर पैराग्राफ कब दिया जाएगा? अगर तो वो सिचुएशन ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दिया जाएगा, और अगर वो सिचुएशन ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, उसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है, उसका ताल्लुक ऑडिटर से, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, तो फिर ऑडिटर कहां मेंशन करेगा उसे? अदर मैटर पैराग्राफ में। बात समझ आई? फर्क समझ आया? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे क्लाइंट के खिलाफ एक लीगल केस फाइल हुआ, हमने लॉयर को लेटर सेंड किया और उससे पूछा बताइए इस लीगल केस का आउटकम क्या होगा। उसने कहा आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। बताइए काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। भाई परवीन वाले गलत हैं। डिस्क्लोज, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा चांस है केस जीत जाएंगे, इसको डिस्क्लोज करना है। क्लाइंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बताइए मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है? क्या अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी थी और नहीं की, क्या वो मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करनी थी और नहीं की, वो मिस स्टेटमेंट है। क्या नोट्स टू द अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं? अगर बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी इंक्लूड करनी थी नहीं की, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? अगर नोट्स उसी तरह अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी इंक्लूड करनी थी नहीं की, वो मिस स्टेटमेंट है। तो नोट्स टू द अकाउंट्स में एक चीज डिस्क्लोज करनी थी नहीं की, क्या वो मिस स्टेटमेंट नहीं है? वो भी तो मिस स्टेटमेंट है। भाई नोट्स टू द अकाउंट्स भी तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं। तो अगर कोई लीगल केस कंपनी के खिलाफ पेंडिंग है, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल, डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। अच्छा अगर डिस्क्लोज कर दिया है फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है, ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? अनमोडिफाइड। लेकिन वो केस ऐसा है बहुत बड़ी अमाउंट का, अगर कंपनी हार गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, है बड़ी अमाउंट, कोई एक्सेप्शनल किस्म का केस है। क्या मैं यूजर्स को बता दूं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरा इस केस के बारे में ध्यान से जान लो, ये ना उधर तुम इन्वेस्टमेंट करो उधर फैसला आ जाए कि कंपनी हार गई है। भाई कल अगली पेशी में कुछ भी हो सकता है। बताइए क्या मुझे यूजर को वार्न कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर को, भाई ऑडिटर अगर इस तरह का इशू सामने आए तुम्हारे, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर मैं शेयर होल्डर होता तो क्या मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? अगर इंफॉर्मेशन अहम है तो फिर इसे हमें बता देना चाहिए यूजर्स को। कैसे बताएंगे? क्या एम्फसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर के जरिए। अब देखें मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट होती तो फिर हम एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर ना देते, फिर तो हम ओपिनियन मॉडिफाई करते। मिस स्टेटमेंट नहीं है लेकिन यूजर्स के लिए फिर भी अहम है। अगर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है तो क्या करेंगे? एम्फसिस ऑफ मैटर। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, अदर मैटर। फिर सुन लीजिए, अगर ऑडिटर के सामने कोई ऐसा मैटर, ऐसा मसला, ऐसी सिचुएशन आ जाए
जो कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर मुनासिब समझे कि यूजर्स को बता देना बेहतर है, ऑडिटर ऐसा कर सकता है। या तो एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा या अदर मैटर पैराग्राफ। अगर तो वो इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ऑडिटर एमसीओ मैटर पैराग्राफ देगा। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, तो फिर ऑडिटर कौन सा पैराग्राफ देगा? अदर मैटर। अब बताइए, ये जो लीगल केस वाली मैंने एग्जांपल दी, डिस्क्लोज किया हुआ है, मिस स्टेटमेंट नहीं है, बताइए इसके ऊपर एमसीओ मैटर आएगा या अदर मैटर? शाबाश, एमसीओ मैटर। अब अगली एग्जांपल सुनिए, अदर मैटर की भी एक एग्जांपल। मैंने आपको बताया था यहां पे कि एड्रेस ही होता है अप्रोप्रिएट, ठीक है। फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट जो है वो बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, बैंक ने कहा पहले ऑडिट करवा के, पार्टनरशिप फॉर्म है, ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं था, बैंक ने कहा नहीं लोन तब मिलेगा जब ऑडिट करवा के लाओगे। क्लाइंट हमारे पास ऑडिट करवाने के लिए आ गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट है, नॉन स्टैट्यूटरी? नॉन स्टैट्यूटरी। हमने ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिट किया, ऑडिट रिपोर्ट बना दी। अब उस ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेसी प्रोबेबली कौन होगा? क्या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होंगे? नहीं, वो यहां तो हो सकता है कि बैंक हो, यहां हो सकता है डायरेक्टर्स हो। अच्छा, फर्ज कीजिए हमने एड्रेसी कर दिया डायरेक्टर्स को या बैंक को, क्या मैं रिपोर्ट के अंदर ये एक पैराग्राफ लिख सकता हूं, दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड प्रिपेयर्ड फॉर एबीसी बैंक, नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे? क्या बेहतर है ये बात लिख देना कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए है, अगर किसी और बंदे ने इसको यूज किया किसी और पर्पस के लिए तो नुकसान की जिम्मेदारी हम पे, क्या मुझे लिख देना चाहिए? ये सेंटेंस याद रखे, ऑडिटर के फायदे में जाता है कि नुकसान में? फायदे में जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है अगर इसके बाद बैंक को नुकसान हुआ तो हम हो सकता है लायबल हो, बैंक के अलावा किसी और पार्टी का नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट की बेस पे हम लायबल नहीं होंगे। इसीलिए ऑडिटर जहां मुमकिन हो ये बात लिख देता है। इसको कहते हैं टेक्निकली कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो सिर्फ इस पर्पस, इस यूजर के लिए बनाई गई है और किसी पर्पस और किसी यूजर के लिए नहीं बनी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब बताइए कि ये वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है कि ऑडिटर या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर रहा है? तो ये एमसीओ मैटर में आएगा या अदर मैटर में आएगा? अदर मैटर में आएगा। गुड, तो क्लियर हुआ ये एमसीओ मैटर अदर मैटर। और ज़हन में रखिए एमसीओ मैटर अदर मैटर ये भी कंडीशनल पैराग्राफ है, कभी तो आएंगे कभी नहीं आएंगे। अगर तो कोई ऐसा मैटर है जो यूजर को बता देना जरूरी है तो फिर तो एमसीओ मैटर या अदर मैटर आएगा, और अगर ऐसा मैटर कोई नहीं है तो फिर एमसीओ मैटर या अदर मैटर नहीं आएगा। कुछ बात समझ आई? चलिए, अगर एमसीओ मैटर या अदर मैटर के बारे में आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर में आगे एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आएंगे, वहां हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को समझाना है कि पूरी रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करना इस वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है। इसलिए मजबूरी है मैं आपको लिमिटेड 2-4 एग्जाम्पल दे के आगे चल रहा हूँ। डिटेल में डिस्कशन ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट से अगर बिल्ड हो गया तो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव के लिए काफी है। यहां तक क्लियर? इसके बाद है की ऑडिट मैटर, ये भी एक कंडीशनल पैराग्राफ है, यानी कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर के बारे में आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये लिस्टेड कंपनीज की रिपोर्ट में आता है, अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में नहीं आता। की ऑडिट मैटर कब आता है? लिस्टेड कंपनीज की रिपोर्ट में आएगा, अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसके अलावा मजीद डिस्कशन आज के लेक्चर में नहीं कर रहे हम इसके ऊपर, ये भी एक सेक्शन होता है की ऑडिट मैटर। आगे चलते हैं, अदर इंफॉर्मेशन। अभी तक कितने सेक्शन हो गए मैं भूल गया, कितने सेक्शन हुए? कौन कौन से? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, असर्टेड रिलेटिव गोइंग कंसर्न, एमसीओ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर। बिल्कुल ठीक, आगे चला।
अदर इंफॉर्मेशन। ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अदर इंफॉर्मेशन क्या है? ये अदर इंफॉर्मेशन तो पहले क्लास में डिस्कस नहीं हुआ ना। ये अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है मेरे भाई? कुछ नहीं पता क्या होती है, मुझे क्या पता सर। अदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज वगैरह करना, डिस्क्लोजर देना। जी मेरे भाई, अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? लीगल केसेस वगैरह होते हैं, खुदा का होकर। ये अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? पूरी उम्मीद थी मुझे यही। जी मेरे भाई, उधर उधर ना देखिए, आप ही से पूछा है। अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? नहीं है कोई माइका लाल क्लास में जो बता सके अदर इंफॉर्मेशन? जी मेरे भाई, एक है जिसमें मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज की जाती है। नहीं मेरे भाई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बिल्कुल याद रखें। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो कुछ होता है उसे अदर इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर सुन लें, एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो कुछ होगा उसे अदर इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है डायरेक्टर्स रिपोर्ट या चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ठीक, अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन याद है आपको कब बताया था? जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था 5 चीजें होती हैं। तो आप कह रहे थे सर इतना आसान कंसेप्ट, वो तो हमें भी पता था, काउंटिंग में पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। वहां बताया था अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा बताइए, अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई गड़बड़ है, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, टेक्निकल कंसेप्ट है। अदर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है, क्या ओपिनियन मॉडिफाई होगा? हाँ, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, शाबाश। क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बताना नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, मिस स्टेटमेंट है, जिम्मेदारी नहीं है, ओपिनियन नहीं देना इसके ऊपर। लेकिन क्या एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते हमें शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, और हम करते हैं। और कहां करते हैं भला? ऑडिट रिपोर्ट में बकायदा एक सेक्शन होता है जिसे क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन। उसमें लिखते हैं कि ये डायरेक्टर रिपोर्ट हमने पढ़ी है और इसमें मिस स्टेटमेंट है, या इसमें हमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली। तो हमारी अदर इंफॉर्मेशन के लिहाज से हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई हमने उसको पढ़ना है, और अगर उसमें कोई गलती नजर आए तो रिपोर्ट के इस हिस्से में बता देनी है। अदर इंफॉर्मेशन को क्या करना है? पढ़ना है, और अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आए तो ऑडिट रिपोर्ट के इस हिस्से में हमने बता दो। भी ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, ओपिनियन देने को नहीं कह रहा। खुद बताइए, अदर इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ने में कितना को टाइम लगता होगा ऑडिटर का? 10-15 मिनट, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो सिर्फ इतना को काम उन्होंने हमारा लगाया है कि आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ना है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए तो ऑडिट रिपोर्ट के इस सेक्शन में बता देना, और अगर नजर नहीं आती तो फिर कह दे कि हमने पढ़ लिया है, कोई इसमें मिस स्टेटमेंट नहीं। भाई अदर इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? अब पता चल गया अदर इंफॉर्मेशन क्या है। चलिए इसको टिक लगा दिया। अगले एलिमेंट्स पे चलें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, अगला सेक्शन। इसमें क्या बताता है? मैनेजमेंट की याद है एक्सपेक्टेशन गैप? हमने क्या कहा था? एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव कैसे करें? मैंने कहा था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑडिट रिपोर्ट में लिख दें। उसने कहा ये ले, ये रही, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बताओ, अब देखें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में याद है कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गोइंग कंसर्न तो नहीं थी। वहां तो हमने पढ़े थे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉइज, एविडेंस। ये जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको रिपोर्ट के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिपोर्ट में ये यहां पे लिखी नजर नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि ये यहां पे पूरी हो गई थी जब हमने कहा था हमने ओपिनियन दिया है आईएसए की बेस पे, कोड ऑफ एथिक्स की बेस पे, और जो भी जरूरी एविडेंस था हमने मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, इस आईएसए के प्रोसीजर परफॉर्म करके, कोड ऑफ एथिक्स के प्रोसीजर परफॉर्म करके जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह की हमें जरूरत थी हमने ऑब्टेन कर ली है। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैनेजमेंट से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थे हमें मिल गई। इसीलिए उसने यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र नहीं किया। चलो ये तो समझ आ गई जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उधर पूरी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोइंग कंसर्न का जिक्र क्यों कर रहा है? हालांकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफिक इसलिए जिक्र कर रहा है कि रिसेंटली जो ऑडिट में एक बड़ा मेजर इशू बना हुआ, हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है गोइंग कंसर्न का इशू। यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है कि सर आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो बता रहे हैं कि ठीक है कि नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें यह भी अंदाजा लगा के बता दिया करें कि फ्यूचर में क्या कंपनी की सिचुएशन क्या आगे गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, कोई 50-50 वाली गड़बड़ वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो जहां ऑडिटर की जिम्मेदारी थी कि अगर उसे 50-50 वाली सिचुएशन नजर आए तो वो रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज कर दे, रिपोर्ट में मेंशन कर दे, ऑडिटर की भी जिम्मेदारी लगाए थे, तो मैनेजमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए उन्होंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में खास तौर पे गोइंग कंसर्न का जिक्र किया कि हम कहेंगे गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई खुद बताइए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वैल्यूएट करना हर साल, ये आईएफआरएस में पढ़ा हुआ ना आपने, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि ऑडिटर की है? मैनेजमेंट की। इसलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी उन्होंने लिखा, हाँ ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैल्यूएट करेगा, लेकिन इसीलिए उन्होंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी गोइंग कंसर्न को इंक्लूड कर दिया। तो अब बताइए, अगर स्पेसिफिकली हमसे पूछे ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कौन कौन सी 3 चीजें कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, इंटरनल कंट्रोल और गोइंग कंसर्न वाले। और अगर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से ना पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3, फाइनेंशियल में इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और एक आधी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखना चाहे तो लिख दे। क्लियर हुई बात? एक ICAP का पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें कहता है मैनेजमेंट की सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से। ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट की सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और इंटरनल कंट्रोल की। बताइए सही है कि गलत? और फिर इसके बाद सही करके क्या बताना था, क्या मिसिंग है? स्टूडेंट ने लिखा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, वो मिसिंग है। उसने कहा भाई ये मिसिंग नहीं है, वो तो वैसे लादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन का जिक्र नहीं, बल्कि कौन सा आता है जिक्र? गोइंग कंसर्न का है आपको। हालांकि बात एक है, कंफ्लिक्ट नहीं है, उधर भी यही कह रहा था कि इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है और गोइंग कंसर्न की वैल्यू चैप्टर 2 में, यहां पे भी गोइंग कंसर्न की बात करें और इंफॉर्मेशन की भी इंडायरेक्टली यहां पे बात कर दी कि हमें मिल गई सारी। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट सेक्शन है, इसके अंदर 3 बातें कौन कौन सी होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंटरनल कंट्रोल की, गोइंग कंसर्न। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वही रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। याद है आपको 2 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन से थे? रीजनेबल एश्योरेंस और कम्युनिकेट करना 2 शाबी गवर्नेंस को। ठीक, फर्क क्या है कि यहां पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसमें वो सिर्फ ये नहीं बता, ये तो कहता है कि आवर रिस्पांसिबिलिटीज टू पे रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम डिटेल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, वो तो बताता है। फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करना शुरू हो जाता है, कहता है रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, पता है आपको? यूजर कहता है नहीं पता, कहता है इसलिए बताने लगा, आगे रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन कर देगा, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस इन पास्ट। फिर उसके बाद कहेगा मटीरियलिटी का लफ्ज यूज हुआ, पता है आपको क्या होता है? तो कहेंगे नहीं पता, कहेगा ये लो मटीरियलिटी की डेफिनेशन भी,
एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में चीजें बड़ी वही दो हैं, क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। कौन से मैटर्स याद है? प्लानिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपेंड कर दिया गया है। वो आपको याद है एक्सपेक्टेशन गैप में हमने एक ये भी सजेशन दिए थे कि ऑडिट का फॉर्मेट जो है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, उसको एक्सपेंड करे। उसने कहा ये लो एक्सपेंड कर दिया। ये रिसेंटली 3 साल पहले एक्सपेंड किया इन्होंने। अब ना सिर्फ पहले सिर्फ इतना आता था ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और उसके बाद कहता था टू कम्युनिकेट विद डायरेक्टर्स। अब कहता है रीजनेबल एश्योरेंस को भी एक्सप्लेन करो। फिर कहता है कम्युनिकेशन विद दोष ऑफ गवर्नेंस में क्या क्या चीजें कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद कहता है पूरे के पूरे ऑडिट का एक ट्रेलर चला दो कि ऑडिट होता क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट बताओ यूजर को कि ऑडिट में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, काउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स को देखते हैं। सारे ऑडिट का एक दफा ट्रेलर चला के दिखा दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर को इतना ज्यादा इनहेंस क्यों किया भला उन्होंने? एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव करने के लिए। आज से 3-4 साल पहले जो रिपोर्ट होती थी उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी 2 पैराग्राफ में 15-20 लाइनें, खत्म कहानी। अब जो रिपोर्ट होती है इसमें वो 1.5 सफे तक चली जाती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन क्या? सिर्फ एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव। हमने कहा एक्सपेक्टेशन गैप तो रिमूव हो गया, हमें मसला पड़ गया। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 सफे की हम कैसे लिखें? पहले रिपोर्ट 1 सफे की होती थी, अब 2.5-3 सफे की होती है, इन्हीं चीजों की वजह से। तो हमने आईफैक से कहा, हमने कहा भाई क्या कर रहे हैं, हमारा यूजर जो है वो तो पागल हो जाएगा। आईफैक ने कहा जी वो कैसे, हम तो उसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पागल कैसे होगा? हमने कहा भाई खुद बताइए कि क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है? क्या ऐसे होता है कि एक कंपनी में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होगी, दूसरे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होगी, एक में रीजनेबल एश्योरेंस है, दूसरे में लिमिटेड हो जाएगी, तीसरे में एब्सोल्यूट हो जाएगी? ऐसे होगा क्या? ऑडिट है वो तो हर जगह पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमने कहा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है और तुमने 1.5 सफे की लिख दी है तो एक दफा यूजर ने पढ़ लिया, समझ आ गई, वो किसी दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देखेगा वहां पे फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 सफे की लिखी होगी, तीसरी कंपनी की रिपोर्ट देखेगा वहां पे फिर सेम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 सफे की होगी। वो तो 5-6 कंपनीज की रिपोर्ट पढ़ेगा, वो तो उधर ही पार्क हो जाएगा। वो कहेगा भैया ये क्या, मैं आधा दिन मेरा इधर ही निकल गया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम। याद रखे अगर चेंज होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत है, जैसे अलीफ लैला है, जैसे वो ऐनक वाला जिन है, थोड़ा बहुत चलता रहे ना कहानियां के, तो इंटरेस्ट रहता है। और जब है ही 100% वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर यूजर बोर हो जाएगा? खुद बताइए भैया, बोर हो जाएंगे क्या नहीं? भैया ऑडिट पढ़ते हैं चैप्टर 2, जितनी दफा पढ़ते हैं वही चीजें लिखी होती है ना, तो बोर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो उसी तरह नहीं होते बोर। अच्छा चले, तो यूजर जो है वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे बोर। तो आईफैक ने कहा आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन जरा गौर से सुनिएगा और आपने सेलेक्ट करना है कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है। उसने कहा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डील करनी है, 3 ऑप्शन। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली ऑप्शन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी लंबी चौड़ी है, हमें भी पता है 1.5 सफे की है। ऐसा करो रिपोर्ट के अंदर लिखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेडिंग, उसके आगे लिख लो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, और फिर इसके बाद बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज प्रोड्यूस कर दो, जैसे अभी करते हैं, 1.5 सफे की बना दो। हमने कहा यार इसी से तो जान छुड़ानी है। फिर पहली ऑप्शन, हमने कहा नहीं ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, रिपोर्ट के अंदर हेडिंग दो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे लिखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, फिर नीचे लिखो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने के लिए नीचे अपेंडिक्स लगा हुआ है, उधर रेफर कर दो। जैसे अखबार में लिखा होता है ना, थोड़ी सी खबर लिख दी, बकिया सफा नंबर 5 नंबर 23 पे, कहता है उसी तरह अपेंडिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी की लिख के अपेंडिक्स रिपोर्ट के साथ अटैच कर दो। अब जिसने तो जिंदगी में पहले ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी हुई है वो अपेंडिक्स की तरफ नहीं जाएगा, वो सीधा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के आगे निकल जाएगा, और जिसने पहले कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ी वो अपेंडिक्स की तरफ चला जाएगा। अब बताइए ऑप्शन बेहतर है कि पहली ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बेहतर है ना।
तीसरी ऑप्शन, उसने कहा अगर एससीसीपी ने किसी जगह अपनी वेबसाइट पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में या किसी और जगह, तो तुम ऐसा करो अपेंडिक्स भी ना लगाओ, रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 2 हेडिंग 2 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे पहले इतनी लिख दो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस करना है, और उसके बाद एससीसीपी की वेबसाइट का रेफरेंस दे दो कि बकिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रेफरेंस पे क्लिक करें और उधर पहुंच जाए। अब बताइए, तीन ऑप्शन दी उसने कि डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां कहां लोकेट की जा सकती है, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? तीसरी वाली। और आपको बता दूं पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है, कौन सी वाली ऑप्शन चल रही है? पहली वाली। इसीलिए जब आज आपको रीडिंग असाइनमेंट के लिए कहा जाएगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी पढ़ना है, जो एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट है। पाकिस्तान में आज के दिन जिस तरह की ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है उसका फॉर्मेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में है, आज आपने घर जाके पढ़ना है। तो वहां पे जब आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे तो क्या होगा, सारी के सारी डिटेल में लिखी होंगी, ठीक है, सारी की सारी डिटेल में। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मुझे ये बताइए, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि एससीसीपी ने कहा हुआ कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? अभी तो आपने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी है ना, और भी 2-3 रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कंपनीज एक्ट, कंपनी के लिए ये भी जिम्मेदारी है उनकी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एससीसीपी ने ये भी कहा हुआ उन्हें कि आपने ज़कात भी डिडक्ट करके गवर्नमेंट के खातों में जमा करवानी है। क्या कंपनी ने ज़कात देनी होती है? नहीं, ज़कात नहीं देगी तो जहन्नुम में जाएगी क्या? कंपनी ने खुद ज़कात नहीं, अपनी ज़कात नहीं लगती उसके ऊपर। हाँ, आपने शायद टैक्स में पढ़ा होगा कि जब डिविडेंड पे करती है कंपनी तो उस पे, उस डिविडेंड पे टैक्स भी काटती है, ज़कात भी काटती है। वो वाली ज़कात जो दूसरे लोगों की काटी हुई है ना कंपनी ने, वो जमा करानी है गवर्नमेंट के खातों में। तो ज़कात में भी उन्होंने कहा आपने जमा करवाना है, ज़कात काट के अपने पास नहीं रख लेना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने ये भी जरूरी है, आपने लॉ में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा होगा फिड्यूशियरी ड्यूटीज में, कि डायरेक्टर्स ने जितने भी खर्चे इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के लिए करने हैं कि जाती खर्चे पूरे करने हैं? कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी किए गए वो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस थे कि नहीं थे? ये भी कंपनी के लिए जरूरी है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे किसके लिए करे? कंपनी के लिए। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ड्रॉ की जाती है यानी बनाई जाती है, फॉर्मेट यूज किया जाता है, ये IS 1 में है, पता है कि नहीं पता? लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए IS 1 फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? हाँ, कंपनीज एक्ट को फॉलो किया जाता है। शाबाश। तो यही कह रहा है कि एससीसीपी ने कंपनीज को कहा कि तुम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ फॉर्मेट कंपनीज एक्ट वाला उठाओ, और ये भी देखो ये इन एग्रीमेंट है कि नहीं। ड्रॉन अप का मतलब है जो ड्रॉ करने लाइनें लगानी है कंपनीज एक्ट के मुताबिक लगानी है, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल। और इन एग्रीमेंट का मतलब ये है देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करती हैं कि नहीं। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं ये नहीं हमें पता होगा। क्या जर्नल लेजर ट्रायल को कहते हैं कि क्या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करती है कि नहीं। एससीसीपी ये कह रहा था कंपनीज को क्या कि तुमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तुमने ज़कात डिडक्ट करके गवर्नमेंट के खातों में डिपॉजिट करवानी है, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉप करनी है कंपनीज एक्ट के मुताबिक और इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कंपनीज एक्ट ये एससीसीपी ये कह रहा था कंपनीज को, और कंपनी का डायरेक्टर सुन रहे थे और हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? हमने पूछा क्यों हंस रहे? उन्होंने कहा कंपनीज एससीसीपी ने इतनी रिक्वायरमेंट कह तो दी हमें 4, लेकिन अगर हम ये नहीं करते इसे पता कैसे चलेगा? ये हर कंपनी में अपनी टीम थोड़ी भिजवाएगा, तो हम तो जो मर्जी करेंगे। एससीसीपी ने कहा ठहर जाओ। उसने कहा ठीक है मेरे पास इतना स्टाफ नहीं हर कंपनी की जाके चेकिंग कराऊं, लेकिन मैंने ये तो कह दिया हर कंपनी का ऑडिट लाजमी है। तो अब मैं खुद नहीं ऑडिटर को कह रहा हूं कि भाई जहां तुम 2.5 महीने लगा के अपना काम करोगे वहां पे 2 घंटे लगा के ये मेरी चीजें भी चेक कर दो। भाई है कि नहीं साइंस? तो बताइए अगर एससीसीपी ने हमें ये कह दिया कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये वाली 4 चीजें भी बताएगा पूरी हो रही हैं कि नहीं, तो हमें अपनी रिपोर्ट में ये 4 चीजें बतानी चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल बताने चाहिए। बस 2 मिनट और अटेंटिव होके बैठिएगा, 2 मिनट और, कंसेप्ट आगे आने वाला है। ये सेक्शन होता है अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कौन सा सेक्शन है? ये 4 चीजों के बारे में जो हमने बताना है सीसीबी को, ये वाला सेक्शन किसके लिए बनाया गया? आम यूजर के लिए नहीं, किसके लिए? इसका नाम क्या रखा सेक्शन का? लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसको अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्यों कहा? क्योंकि ये अदर रिक्वायरमेंट है। हमारी मेन रिक्वायरमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ये अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए इसको अदर रिक्वायरमेंट कहा। कुछ बात की तो आज के लेक्चर का हक अदा हो गया। 3 चीजें, 3 लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इनमें फर्क समझ आ गया आज के लेक्चर का हक अदा। पहला अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, दूसरा अदर मैटर, तीसरा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बताइए तीनों में फर्क समझ आया? अदर मैटर कुछ हो रहा है, अदर इंफॉर्मेशन कुछ हो रहा है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये कुछ हो रहा है। तीनों में फर्क समझ आया? अब ये एक सफे के ऊपर साइड पे लिख ले कि आज सर ने इन तीनों में फर्क बता दिया है और मुझे समझ आ गया है। किन तीनों में? अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। लिखें ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। हाँ, क्योंकि बाद में आपने फिर यही पूछना है सर ये अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये अदर इंफॉर्मेशन और अदर मैटर में क्या फर्क है। आगे चलते हैं। सिग्नेचर, ऑडिट बोर्ड पे साइन होने चाहिए? बिल्कुल साइन होंगे। कौन करेगा? ऑडिटर। अच्छा, किस नाम से होने चाहिए? सुन लें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि साइन होंगे फर्म के नाम से या पर्सनल नेम से, जो बंदा ऑडिट कर रहा है एंगेजमेंट पार्ट, या दोनों लिख लें। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? साइन होंगे फर्म के नाम से, पर्सनल नेम से या दोनों। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है? वो कहता है साइन सिर्फ फर्म के नाम से करना है, साइन से उस नाम से जो आई कैप के साथ रजिस्टर करवाया हुआ है। हाँ, साइन करने के बाद अपना नाम नीचे लिख देना। यानी फर्ज कीजिए एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें मिस्टर बी ने ऑडिट किया। अब मिस्टर बी जब रिपोर्ट पे साइन करेगा, क्या लिखेगा? साइन किस नाम? बी के नाम से करेगा साइन, एबीसी एंड कंपनी से करेगा, और नीचे क्या लिख देगा? एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ दिस ऑडिट असाइनमेंट इज मिस्टर बी। सिग्नेचर में आईएसए की रिक्वायरमेंट और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट में फर्क है, ये बता दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट तो आपने देखना आईएसए के मुताबिक पूछ रहा है, पाकिस्तान के मुताबिक। नॉर्मली आईएसए के मुताबिक पूछता है। आईएसए क्या कहते हैं? ऑडिट फर्म के नाम से भी कर सकते हो, पर्सनल नेम से भी कर सकते हो और दोनों से भी कर सकते हो। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है? फर्म के नाम, नीचे एंगेजमेंट पार्टनर अपना नाम लिख देता है। फिर इसके बाद डेट लिखेंगे, तारीख। कौन सी तारीख? भाई जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया, जिस दिन हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, वो डेट लिखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट पे जो डेट होती है ये क्या बता रही होती है? 2 चीजें। पहली चीज, इस डेट को हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला था, और दूसरी चीज क्या? इस डेट तक के सब्सिक्वेंट इवेंट हमने कंसीडर कर लिए। याद है आपको एक दफा वो टाइमलाइन से आपको सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट समझाया था, तो उसमें क्या बताया था? ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से लेके, ईयर एंड से लेके कहां तक होती है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। तो इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट की डेट हमें 2 चीजें बता रही होती है। क्या?
इस दिन हमें एविडेंस मिल गया सफिशिएंट अप्रूवल। और दूसरी चीज सब्सिक्वेंट इवेंट हमने इस दिन तक कंसीडर कर लिया। आगे चलें। लास्ट एलिमेंट एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है वह पता? कौन सा? गली नंबर इतना, मोहल्ला नंबर इतना, ये नहीं, सिर्फ शहर का नाम। छोटी सी एक बात मुझे याद आ गई आधे मिनट की, अगर कहें तो बता दूं आपको। हमारा घर का नंबर जो है ना वो हाउस नंबर 2 है। तो एक दफा पिज्जा वाले को ऑर्डर किया मैंने, तो मैं गली में दोस्त के साथ बातें कर रहे थे, पिज्जे वाला आया और आके मेरे से क्या पूछता है, कहता है सर जी इधर 2 नंबर घर कौन सा है? और मैंने कहा कोई नहीं, निकल जाओ भाई। तो याद रखें, एड्रेस में याद रखिए हाउस नंबर नहीं आएगा, स्ट्रीट नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा? शहर का नाम। किस शहर का नाम? जहां पे पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है, लाहौर या कराची। आखिरी क्वेश्चन, अगर फर्म के 3 जगह पे ऑफिस है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, एड्रेस में क्या आएगा? हेड ऑफिस नहीं, उस ऑफिस का जिस शहर में एंगेजमेंट पार्टनर बैठता है, प्रैक्टिस करता है, उस शहर का नाम आएगा। क्लियर होगी ये बात? तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज घर जाके असाइनमेंट क्या आपकी ये नोट कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की रीडिंग करनी है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ना है। ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का। आप देखना है आपने क्या वही चीजें जो हमने पढ़ी ऑडिट रिपोर्ट में नजर आ रही है कि नहीं। और 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको याद है हमने एग्री किया था कि आइंदा हम ये नहीं होगा कि चैप्टर एंड पे 50 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं, बल्कि डेली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज आपने वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और कल आपका टेस्ट है, या पता है आपको कल टेस्ट है, तो कल आपने टेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि लास्ट टाइम टेस्ट नहीं दिया जिन स्टूडेंट्स ने, उनकी वजह से हमें प्रिंसिपल साहब से सुननी पड़ गई थी बातें। तो कल का टेस्ट लाजमी देना है जी। यहाँ पे लेक्चर का अख्ताम होता है। आपने कल रीडिंग जरूर करके आनी है और कोई इश्यूज हुए तो कल डिस्कस करेंगे। टेस्ट का सिलेबस